नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज का हमारा चैप्टर है जो 7वीं क्लास की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की। उसका चैप्टर है 19 कला और स्थापत्य। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके हर एग्जाम के लिए। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा। और लास्ट जो आपको चैप्टर पढ़ाया था जो कि राजस्थान से संबंधित था, उसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि हरावल क्या होता है और चंदावल क्या होता है। ये दोनों आपको लिख करके बताने हैं कि हरावल क्या है और चंदावल क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, आज का चैप्टर पढ़ते हैं, कला और स्थापत्य। देखिए, कला और स्थापत्य का मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बता दूं, हालांकि हो सकता है आपको पता हो इनके बारे में। देखिए, कला क्या है। कला से मतलब आप ये समझिए कि एक प्रकार का हुनर, मतलब किसी व्यक्ति में कोई भी अगर एक हुनर है तो वो क्या है, वो एक कला है। जैसे अगर मान लीजिए कोई संगीत का है व्यक्ति, उसको गाना बजाना वाद्य यंत्र ये सब चीजों का उसमें हुनर है कि वो इन चीजों को बेहतरीन तरीके से गा सकता है, बजा सकता है। तो वो क्या, हम उसको क्या कह देते हैं, वो क्या कहलाती है, संगीत कला। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भोजन अच्छा बनाता है तो हम कहते हैं कि वो पाक कला में पारंगत है, यानी वो खाना बनाने में पारंगत है, उसका हुनर है, तो वो पाक कला। तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए युद्ध है, कोई व्यक्ति युद्ध करने में कौशल है, उसका कौशल विकसित है, युद्ध करना जानता है, अच्छा योद्धा है, तो हम कहते हैं युद्ध कला, यानी कोई भी एक हुनर। तो कला एक बहुत बड़ा शब्द है। जैसे कोई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है तो हम कहते हैं कि यह चित्रकला में पारंगत है। तो ये क्या है, ये भी एक हुनर है कि वो पेंटिंग अच्छी बनाता है। तो कला एक बड़ा शब्द है, एक ब्रॉड शब्द है। इजी भाषा में समझने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी एक हुनर हो तो वो हुनर ही दरअसल क्या कहलाता है, कला कहलाता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कला किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। और इसी कला के अंतर्गत आ जाता है स्थापत्य। स्थापत्य दरअसल क्या है, ये भी एक भवन निर्माण कला है। भवन निर्माण यानी बिल्डिंग निर्माण। जैसे दुर्ग का निर्माण करना हो, महल है, हवेलियां है, या जैसे राजाओं की छतरियां वगैरह है। तो कोई भी किसी भी निर्माण कार्य से संबंधित हो, चाहे कोई हवेली है, भवन है, दुर्ग है, महल हो, ये सब क्या कहलाती है, स्थापत्य निर्माण। और चूंकि स्थापत्य निर्माण भी क्या है, एक कला है, एक आर्ट है, एक हुनर है। तो आप दोनों का अर्थ समझ गए होंगे कि कला एक ब्रॉड शब्द है और इसी कला के अंतर्गत ही एक कला कौन सी है, स्थापत्य कला। तो आज हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कला के बारे में और स्थापत्य के बारे में। और राजस्थान का बहुत ज्यादा मैटर है इसमें। 80% जो कंटेंट है आज के वीडियो में वो राजस्थान का ही है। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि प्रारंभिक मानव ने दीवारों पर लाल रंग से शिकार के चित्र बनाए। धीरे धीरे बर्तनों पर पशु पक्षी अथवा मनुष्यों के चित्र बनाए। हम भी रंगों से दीवार व कागज कपड़े आदि पर चित्र बनाते हैं। इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यह वह समय था जब देश में चित्रकला और स्थापत्य कला ने बहुत प्रगति की। इससे अनेक नमूने आज भी हमारे सामने हैं और आज भी हम उस परंपरा को कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें लिखने वाले जैसा कुछ नहीं है, ये केवल आपके समझने के लिए चीजें होती है। इसमें से आपको नोट्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखना है। अब क्या है, चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से है। चित्र शैली क्या होती है, तो ये सिंपल सी लाइन है कि चित्र बनाने का एक विशेष प्रकार का तरीका, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो कोई इसमें ऐसा खास लिखने वाला जैसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं मध्ययुगीन चित्र शैली के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्ययुगीन चित्रशैली के बारे में। मध्ययुगीन चित्रकला शैली के दो प्रधान केंद्र रहे हैं। पहला है पश्चिमी भारत का और दूसरा है उत्तर पूर्वी भारत का। ये देखिए, जैसे ये भारत की बात करें तो ये भारत है, तो पश्चिमी भारत
ये हो गया पश्चिमी भारत, और उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर और पूर्वी, तो ये जो दिशा होगी ये उत्तर पूर्वी की। पश्चिमी भारत के क्षेत्र का केंद्र कौन सा है? गुजरात और राजस्थान। यही जो राजस्थान और गुजरात का जो हिस्सा है ये किस में आ जाएगा? पश्चिमी भारत में। और उत्तर पूर्वी शैली का केंद्र बना बंगाल और बिहार। तो बंगाल और बिहार, तो ये जो स्टेट हैं ये इसमें है। दोनों केंद्रों के विषय जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित थे। तो यहाँ के जो चित्र बने उन चित्रों की मेन विषय वस्तु क्या है? जैसे आप राजस्थान चित्रकला शैली की भी बात करें, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए इसी चैप्टर में भी आगे आएगा, नाथ द्वारा शैली में बात करें तो भगवान कृष्ण जो हैं उनसे संबंधित, उनकी लीलाओं से संबंधित गायों के चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं। तो उन चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो उसी प्रकार से इन दोनों की जो विषय वस्तु है वो जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित है। इस शैली को क्या कहते हैं? पाल शैली कहा जाता है। इनके आकार, प्रकार और स्वरूप में क्या थी? साम्यता थी, यानी समानता थी। यह चित्र ताड़ पत्र और कागज पर बनाए जाते थे। ताड़ पत्र क्या होता है? पत्ता, जैसे पत्ते पर जो बनाए जाते हैं, और कागज पर बनाए जाते थे। इन्हें पोथी चित्र भी कहा जाता था। इस शैली की पहचान है गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, यानी पतली तीखी नाक, जैसे गरुड़ की आगे होती है चोंच टाइप, तो उस प्रकार से पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐंठी हुई उंगलियां, पतली कमर इत्यादि। तो ये इस शैली की विशेषता है मध्ययुगीन चित्र शैली की। अब कहेंगे इसमें लिखना क्या क्या है? तो इसमें सारा ही पैराग्राफ लिखने वाला है। ये जो पैराग्राफ अपने सामने देख रहे हैं ये सारा ही पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। इसमें एक चित्र भी दे रखा है, बुद्ध महापरिनिर्वाण पाल शैली। तो ये बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध का जो मोक्ष प्राप्त होता है उससे संबंधित है। तो उत्तर पूर्वी भारत में यानी बंगाल और बिहार। तो यहाँ ये जो चित्र बना हुआ है महात्मा बुद्ध का, ये देखिए इस प्रकार से। इन चित्रों में लाल, नीले व पीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। जैसे आप राजस्थान पढ़ते हैं तो उसमें भी अलग अलग चित्रों का आता है कि ये जो चित्रकला शैली है, जैसे मारवाड़ शैली आती है, मेवाड़ शैली है, तो इसमें मुख्य रूप से इन रंगों का प्रयोग किया जाता था। इस शैली में इस रंगों का प्रयोग होता था। उसी प्रकार से इन मध्ययुगीन चित्र शैलियों में मुख्य रूप से किन रंगों का प्रयोग होता था? लाल, नीले और पीले। जैसे आप इस चित्र में भी देखेगा, ये लाल कलर दिख रहा है आपको, पीला कलर दिख रहा है, ये पीला है, नीला कलर दिखाई दे रहा है। तो मुख्य रूप से इन रंगों का प्रयोग होता था। इनकी रेखाओं की एक जैसी मोटाई होती थी। पश्चिमी भारतीय शैली से राजस्थानी चित्रकला शैली की जो उत्पत्ति मानी जाती है। अब ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी कि जो राजस्थानी चित्रकला शैली है उसकी उत्पत्ति कहां से है? तो पश्चिमी भारतीय शैली से। तो लाल नीले रंगों का प्रयोग होता था। इन रेखाओं की एक जैसी मोटाई होती थी। तो जैसे ये रेखाएं बनी हुई है इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक तरह की मोटाई में है। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। ये सारा ही पैराग्राफ महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आप में खुद ये नोट्स ही हैं सब कुछ। तो ये सब आप लिखना चाहें तो ये सब लिखना होगा आपको इसमें। तो ये पैराग्राफ समझ गए आप मध्ययुगीन चित्र शैली के बारे में। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य। सल्तनत काल जो लास्ट चैप्टर था मुगल वाले से पहले, उसमें आपको बताया था मैंने सल्तनत काल में कई इमारतों का निर्माण हुआ। ये हमने पहले भी डिटेल में पढ़े हैं जब आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी। तो उसमें फर्स्ट पेपर में जो इतिहास है वहाँ चित्रकलाओं से और स्थापत्य कला से संबंधित कंप्लीट वीडियो बने हुए हैं जो पूरी तरह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। सल्तनत काल आपको कब से कब तक बताया था मैंने कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु तक, जो पानीपत का पहला युद्ध होगा 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, तो उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु के साथ ही सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के 1526 में इब्राहिम लोदी तक का जो काल है, यानी लगभग ये 320 साल का काल, ये कहलाता है सल्तनत काल। तो इस समय कौन कौन सा स्थापत्य निर्माण हुआ? तो कई इमारतों का निर्माण है। दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के साथ ही नए स्थापत्य ने जन्म लिया। पश्चिमी एशिया के प्रभाव से अब हिंदुस्तान में भी मस्जिदें बनने लगी।
पहले मस्जिदें वगैरह नहीं थी, क्योंकि जो ये मुस्लिम शासक थे इनका शासन था ही नहीं। लेकिन 1206 से जब सल्तनत काल की स्थापना हो जाती है भारत में, तो मुस्लिम शासन की भी नींव साथ में स्थापित हो गई। शायद इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन समूह है दिल्ली के पास मेहरौली में बना। तो मेहरौली का लोहा स्तंभ जो है वो प्रसिद्ध है, ये आपने देखा भी होगा। यहाँ कुवत उल इस्लाम मस्जिद के समीप ही दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार भी स्थित है। तो ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद और इसके पास ही बनी हुई है कुतुब मीनार, जो कि सल्तनत काल की जो भव्य इमारतें हैं उनमें नाम आता है इनका। तो कुछ बेसिक से फैक्ट है। इसके बाद में देखिए आता है मुगल कालीन स्थापत्य। तो इसके बाद में मुगलों का टाइम पीरियड आ जाएगा। 1526 में जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में 1527 से खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा की पराजय होगी, और उसके साथ ही मुगल वंश की नींव स्थापित हो जाती है। तो मुगल कालीन स्थापत्य, इसका देखिए फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में जो वीडियो बनाया था जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, खूब डिटेल में बना रखा है, और ये जो चित्र हैं फोटो सहित वीडियो बना रखा है। तो फर्स्ट ग्रेड में जो हिस्ट्री के वीडियो हैं यहाँ आप उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री या फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के नाम से। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए। मुगलों के पास बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए अपार धन था। उन्होंने मस्जिदों के अलावा कई भव्य मकबरे भी बनाए। इन मकबरों में मध्य और पश्चिमी एशिया की स्थापत्य कला का काफी असर था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में ताजमहल मुगल स्थापत्य के अभूतपूर्व नमूने हैं। तो देखिए जो मकबरे वगैरह हैं, तो इनमें किसी ना किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो है वो क्या होती थी, उसकी कब्र होती थी। उस व्यक्ति को जैसे किसी के नाम से फेमस है तो वहां पर उसको दफनाया जाता था, और उसके ऊपर जो है वो मकबरा बना दिया जाता था। तो ये है तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ये आप चित्र देख रहे हैं हुमायूं का मकबरा, और आगरा में ताजमहल तो मुगल स्थापत्य के अभूतपूर्व नमूने हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला, देखिए लाल किला आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। तो शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला मुख्यतः रिहायशी किला था, यानी रहने का निवास स्थान, सामरिक महत्व का नहीं। वही आगरा में बना लाल किला सामरिक महत्व का भी था, यानी जैसे युद्ध के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। आगरा का रेड फोर्ट है। इस किले को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित किया है। किस किले की बात कर रहे हैं? दिल्ली वाले लाल किले की बात कर रहे हैं। चूंकि रेड है दिखने में तो इसको रेड फोर्ट कहते हैं, और यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल किया है। इसके साथ ही 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री हमारे झंडारोहण करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? झंडारोहण और जो उसके बाद स्पीच देते हैं कहाँ से? इसी दिल्ली के लाल किले से। और यही जो शुरू से परंपरा रहती आ रही है तो वही चल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से दिल्ली का लाल किला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली के लाल किले को हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक माना गया है। इसका उदाहरण तब मिलता है जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करते हुए लाल किले की प्राचीर पर यानी इसकी दीवार पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे जो हर्ष का जो समय था, हर्षवर्धन के समय, उसमें आपको कुछ चीजें समझाई थी कि अलग अलग भारत में काल और समय में अलग अलग सत्ता के प्रमुख केंद्र रहे हैं। जैसे हर्ष के समय है कन्नौज, और इसके अलावा जैसे मौर्य साम्राज्य की बात करें तो उस टाइम था पाटलिपुत्र, कि जिसने पाटलिपुत्र यानी वर्तमान का क्या है पटना, कि जिसने इसको विजिट कर लिया समझो भारत को विजिट कर लिया। तो यही स्थिति समय के साथ बदलती रही। इसके बाद में जैसे 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य भारत की 3 बड़ी शक्तियों के मध्य कन्नौज पर अधिकार के लिए लगातार संघर्ष चलता रहा। जैसे राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार हैं, दक्षिण के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल, तो इनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा। क्यों? कन्नौज पर अधिकार के लिए कन्नौज सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया था। इसी प्रकार से जब सल्तनत काल स्थापित होगा तो सत्ता का प्रमुख केंद्र जो है वो इस समय बन जाएगा दिल्ली। फिर मुगलों के समय राजधानी जैसे आगरा रही तो उस समय आगरा सत्ता का केंद्र हो गया। फिर जैसे दिल्ली राजधानी परिवर्तन हो जाएगा मुगलों का,
औरंगजेब के समय। तो सत्ता का प्रमुख केंद्र जो है वो कहाँ इनका क्या हो गया? दिल्ली। तो फिर ये हो गया कि जिसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो समझो उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और आप जब 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें राजस्थान के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक नारा भी था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो वो दिल्ली जाने की बात बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि दिल्ली मेन सत्ता का केंद्र था। दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो समझो आपने सबको विजित कर लिया। तो ये इस तरह की चीजें थी। अब आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमा भी अंग्रेज सरकार ने लाल किले पर ही चलाया था। मुगल स्थापत्य ने राजस्थान में भी स्थापत्य कला पर असर डाला कि राजस्थान में भी जो निर्माण होगा तो उसमें भी कुछ मुगलों का जो ये कला है, स्थापत्य कला, उसका प्रभाव आएगा। क्योंकि 1562 में जो आमेर का भारमल है वो अधीनता स्वीकार कर लेता है किसकी? अकबर की। और 1570 का जो नागौर दरबार होगा उस नागौर दरबार में तो एक दो को छोड़ करके और संपूर्ण राजस्थान ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ एक बचे थे शासक जैसे महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। और चूंकि 1570 में तो महाराणा प्रताप अभी तक जो है वो राजा बने नहीं थे, 1572 में बनेंगे। लेकिन 1570 में जैसे मारवाड़ के थे चंद्रसेन, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो एक दो को छोड़ करके संपूर्ण राजपूताना किसके अधीन में आ गया था? मुगलों के। और फिर आपस में जब वैवाहिक रिश्ते भी स्थापित होंगे, यहाँ की जो शैलियां हैं, कला है, वो वहां जाएगी, वहां की कलाएं यहाँ आएगी। तो इस प्रकार जो निर्माण कार्य है उसमें भी प्रभाव हमें निश्चित रूप से दिखाई देगा। अब राजस्थान की इमारतों में भी छज्जे, छतरियां और झरोखे बनाए जाने लगे। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। ये देखिए लाल किला, इन्होंने दिल्ली की पिक लगा रखी है कि जो दिल्ली का लाल किला है। और आप यह तिरंगा भी देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का खूबसूरत झंडा। ये जो आप तिरंगा देख रहे हैं ये दिल्ली के लाल किले पर फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा। अब आता है राजस्थान की स्थापत्य कला। अब देखिए राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थानी स्थापत्य कला क्या थी, इसे समझने के लिए हमें कुछ पिछला याद करते हैं। मनुष्य को गुफाओं से निकलकर सुरक्षित आवास की आवश्यकता हुई और उसने बांस और घास फूस से झोंपड़ी का निर्माण किया। पहले मनुष्य कहाँ रहता था? गुफाओं में। फिर जब सुरक्षित आवास की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने बाहर निकल के बांस और घास फूस से झोपड़ी का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब झोपड़ियां बनाने लग गया वो। निर्माण की इसी प्रक्रिया में पत्थरों और पक्की ईंटों का उपयोग करने लगा। मनुष्य जब एक समूह में निवास करने लगा तो उसने पशुपालन और कृषि करना भी शुरू कर दिया। आसपास के जंगली जानवरों से रक्षा करने हेतु एक परकोटे का निर्माण भी किया। देखिए परकोटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी नगर के बाहर है या कोई बस्ती है तो उसके बाहर एक लंबी चौड़ी दीवार टाइप जो आपको घेरेनुमा दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी घर बने हुए हैं यहाँ, तो एक मजबूत परकोटा। ये परकोटा ऐसा होता है कि जगह जगह इसमें द्वार भी बनाए जाते हैं परकोटे में। और इसके अलावा यहाँ व्यक्ति भी ऊपर आराम से घूम भी सकता है इस पर। तो इसकी चौड़ाई इतनी होती है। प्राचीर थोड़ी पतली होती है, परकोटा जो होती है इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है परकोटे की। दो चार व्यक्ति आराम से इस परकोटे पर घूम सकते हैं। तो इस प्रकार से सुरक्षा के लिए बनाते थे कि कोई भी आसानी से आक्रमण नहीं कर सके, एंट्री नहीं कर सके। इस प्रकार से भारत में सिंधु सभ्यता के उत्खनन से और राजस्थान में कालीबंगा, हनुमानगढ़ और आहड़ सभ्यता के उत्खनन से सुनिश्चित आवास की एक नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आप सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही ईंटों के भवन बनाने की परंपरा आरंभ हुई, जिसका निरंतर विकास होता रहा। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों व राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है। मौर्य काल में जो निर्मित भवन किसके थे? लकड़ी के। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी जो दूत था, राजदूत मेगास्थनीज, इसने भी किया है। देखिए मेगास्थनीज की एक पुस्तक आती है मेगास्थनीज की, इंडिका। तो उसमें काफी कुछ जानकारी दी है इसने मौर्य काल के बारे में। इमारतों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए तो होता ही है, इनका इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी होता है।
तभी तो अनेक इमारतें इतनी खूबसूरत और महंगी भी बनाई जाती है, ताकि यह जाहिर हो सके कि इमारत में रहने वाला तथा उसे बनवाने वाला कितना महान व्यक्ति था। तो इमारतें बोलती भी है। ये जो दिखने में जो चीजें निर्जीव नजर आती है, लेकिन हम कहते हैं कि ये तो बोलता हुआ चित्र है। जैसे मान लीजिए कोई पेंटिंग भी है, कोई चित्र बना हुआ है, कोई इंसान का चित्र है, लेकिन वो देखने में लगता है कि बिल्कुल क्या हो, जीवंत हो। तो इस प्रकार से जो चित्र भी बोलते हैं, भवन है, दुर्ग है, महल है, तो ये उनकी विशेषता है। समय के साथ साथ स्थापत्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आया, जिन्हें हम निम्न रूप से देख सकते हैं: नगरीय स्थापत्य, दुर्ग निर्माण, स्तूप, मंदिर, पुर अथवा नगर और ग्रामीण स्थापत्य। तो आज इसी के बारे में देखते हैं। राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग क्या है? वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर या परकोटा हो, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया। अधिकांश दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे तथा मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते थे। अब देखिए, राजस्थान के अंदर इतने दुर्ग हैं, आपने पढ़े होंगे। तो जहां जैसा स्थल है उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते थे, साथ में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। ज्यादातर दुर्ग जो है वो आपको किसी ऊंची पहाड़ी पर मिलेंगे। कोई ऊंची पहाड़ी है, उस पर क्या है, वो दुर्ग बनाया जाता था ताकि शत्रु से सुरक्षा हो सके। सबसे पहला ध्यान इसी का ही रखा जाता था, सुरक्षा का। प्लस आसपास कोई नदी भी बहनी चाहिए, क्योंकि जल सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप कोई सा भी दुर्ग देख लीजिएगा, आपको पानी की व्यवस्था वहां जरूर मिलेगी। या तो कोई नदी बहेगी, नदी नहीं भी है तो उस नदी को वहां तक लाने के लिए किसी न किसी चीज का निर्माण कार्य, चाहे कोई नहर का निर्माण किया गया हो, कोई ना कोई व्यवस्था जरूर मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए कहीं पहाड़ी नहीं है, जैसे बीकानेर का एक दुर्ग आता है जूनागढ़, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं। यह जमीन पर ही बना हुआ है। यहाँ पहाड़ी नहीं है तो ये जमीन पर ही बना दिया गया, लेकिन चारों ओर सुरक्षा के लिए इसमें खाई बनी हुई है। खाई में ये क्या भर देते थे? पानी भर देते थे। लोहागढ़ है भरतपुर का, उसमें भी चारों ओर खाई बनी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसमें सुरक्षा के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी प्राचीर बनी हुई है, यानी दीवार। तो ये सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की गई चीजें थी। जहां तक संभव हो दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खाइयां भी बनाई जाती थी। जहां तक संभव हो दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खाइयां बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर दुश्मन को रोका जा सकता था। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परंपरा दिखाई देती है। सामरिक दृष्टि से क्या है कि कोई भी युद्ध हो तो उसमें हम हमारे दुर्ग की सुरक्षा कर सकें। जैसे हमारे राजस्थान के कई दुर्ग हैं। अगर चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो चाहे अकबर हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, किसी को 8 महीने तक घेरा डाल के बैठना पड़ा, किसी को 4-5 महीने घेरा डाल के बैठना पड़ा। चाहे ये गुजरात का बहादुर शाह हो, उसको भी घेरा डाल के बैठना पड़ा। तो इजीली वो विजिट नहीं कर सकते थे, उसे कई कई महीनों तक और कई तरह के प्रयास करने के बाद में आखिर में वो उस दुर्ग को विजिट कर पाते थे। तो सामरिक दृष्टि से सुरक्षित हो, इस तरीके से दुर्ग बनाया जाता था। राजस्थान में स्थित प्रमुख दुर्गों की एक सूची कोष्टक में जिले दिखाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। राजसमंद में कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़, राणा कुमार ने बनाया था। जालौर में कौन सा है? जालोर दुर्ग। सुवर्णगिरी जो पहाड़ी है उस पे बना हुआ है, और इसीलिए जालोर के चौहान जो है वो कौन से चौहान कहलाते हैं? सोनगरा चौहान। जो नाडोल के चौहान है उन्हीं से निकली हुई एक शाखा थी ये। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। तारागढ़ कहाँ है? बूंदी में। मेहरानगढ़ जोधपुर में। सोनारगढ़ जैसलमेर में। गागरोन झालावाड़ में। जूनागढ़ बीकानेर में। आमेर जयपुर में। इसमें कईयों की कई विशेषताएं हैं। जैसे गागरोन जो है वो जल दुर्ग के लिए फेमस माना जाता है, जो पूरी तरह से चारों ओर जल से घिरा हुआ है, तो इनको जल दुर्ग कहते हैं। तारागढ़ बूंदी के अंदर है ही है, और अजमेर के अंदर भी है। हालांकि अजमेर वाले का मेन नाम था अजय मेरू दुर्ग, लेकिन जो राणा सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज, उन्होंने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था? तारागढ़, अजमेर वाले का नाम।
तो आपको दो दो तारागढ़ देखने को मिलेंगे। एक तो बूंदी के दुर्ग का नाम भी तारागढ़ है, और अजमेर का जो दुर्ग है उसका नाम भी क्या है, तारागढ़। तो ये बूंदी तारागढ़ वाला लिखा है इसने। राजस्थान में इनके अलावा और भी दुर्ग हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके लिखिए और चित्रों का संग्रह कीजिए। तो ये बता रहा है कि आपको करना है। ये दुर्ग न केवल सामरिक दृष्टि से वर्ण शासकों के आवास, सेना और सामान्य लोगों के रहने के लिए भी उपयुक्त थे। तो ये दुर्ग न केवल सामरिक दृष्टि से वर्ण शासकों के आवास, सेना और सामान्य लोगों के रहने के लिए भी उपयुक्त थे। इनमें खाद्य भंडारण, कुंड, जलाशय आदि आवश्यक सुविधाएं होती थीं। दुर्ग में इतनी व्यवस्था होती थी कि कई महीने तक बिना परेशानी, बिना किसी समस्या के दुर्ग के अंदर लोग जब तक रह सकते थे जब तक कि सेना दुश्मन को हरा ना दें। तो ये आपको मैं ऊपर बता चुका हूं कि इन दुर्गों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में निर्मित दुर्गों की संरचना अलग ढंग की होती थी। मैदानी दुर्गों में भी पूर्ववत विशेषताएं तो रहती थी जो हमने ऊपर पढ़ी, किंतु ऐसे दुर्गों के चारों ओर चौड़ी खाइयां भी बनाई जाती थी जिनमें नदी अथवा तालाब से जोड़ा जाता था। ये आपको बता चुके हैं। इनमें संकड़े मार्ग भी बने होते थे। दुर्ग शब्द के पर्याय में किला, गढ़ इत्यादि शब्दों का प्रयोग इतिहासकारों ने किया, किंतु राजस्थान के इतिहास में लोक भाषा में दुर्ग के पर्याय के रूप में किला शब्द का ही प्रयोग किया जाता रहे। यानी कह रहे हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान के जो इतिहास में दुर्गों के बजाय किले शब्द का प्रयोग ज्यादा है। जैसे चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, जालोर का किला, आमेर का किला। तो बस वो शब्दों का फर्क है कि राजस्थान के इतिहास में किले शब्द का प्रयोग ज्यादा है, और बाकी अगर इतिहास के तौर पर देखें, चाहे भारत का इतिहास हो, तो उस तौर पर दुर्ग हमें एक ज्यादा वर्ड मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं तारागढ़ के बारे में। ये कौन से तारागढ़ की बात कर रहे हैं? बूंदी के तारागढ़ की बात कर रहे हैं। अरावली पहाड़ी के उत्तरी भाग में हाडा शासकों के कलात्मक महल बने हुए हैं। इन महलों को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में राव बर सिंह ने करवाया था। यह अभी कुछ समय पहले ही एक एग्जाम में आया है, मुझे एग्जाम का नाम ध्यान में नहीं आ रहा अभी, शायद 1.5 महीने पहले या 1 1.5 2 महीने पहले कोई एग्जाम हुआ है, उसमें आया था कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो उसमें एक ऑप्शन था बरसिंह। तो बरसिंह के द्वारा करवाया गया था कब? 1354 ईस्वी में, हाडा शासकों के द्वारा। तो देखिए बूंदी में जो कौन से चौहान शासक थे? हाडा चौहान। और आप जो एक हाडी रानी पढ़ते हैं जिन्होंने अपना शीश काट के दे दिया था अपने पति को, सहल कंवर, तो वो कहाँ की थी? बूंदी की ही थी, हाडा चौहानों की। दुर्ग के चारों ओर दृढ़ दीवार का निर्माण किया गया था। बूंदी दुर्ग का स्थापत्य राजपूत व मुगल कला के समन्वय का सुंदर उदाहरण है। ये बूंदी दुर्ग का इन्होंने चित्र लगा रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। दुर्ग के, तो ये चित्र देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि दुर्ग के छत्रसाल महल तथा यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है। भित्ति चित्र देखें, बूंदी के जो महल हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है भित्ति चित्र। वहीं बादल महल और अनिरुद्ध महल की चित्रशाला में चित्रित भित्ति चित्र राजस्थान की भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर उदाहरण हैं। तो इसमें आपके एक और पॉइंट बन गया कि बूंदी के जो महल हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध तो है ही हैं। अब ये पर्टिकुलर इसमें भी नाम दे रहे हैं, बादल महल और अनिरुद्ध महल। तो यहाँ के जो महल हैं इनमें भी जो चित्रशालाएं हैं उनमें कौन से चित्र प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्र। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भवनों की शानदार छतरियां और दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। बूंदी दुर्ग को समय समय पर दिल्ली सल्तनत व मुगल बादशाहों द्वारा आक्रमण कर इसे क्षति पहुंचाई गई, किंतु हाडा राजाओं ने हमेशा कड़ा प्रतिरोध कर इसकी रक्षा की। अब बात आते हैं चित्रशाला। जैसे ये चित्र बना रखे हैं इन्होंने, चित्रशाला बूंदी का, ये डायग्राम आप देख सकते हैं जो कि भित्ति चित्र बनाए गए हैं, पशु पक्षियों के चित्र। ये नेक्स्ट आता है रणथंभौर। रणथंभौर क्या है? शिव पंड पर रखे बिल पत्थर की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ रणथंभौर देश का प्रसिद्ध दुर्ग है। ये रणथंभौर दुर्ग का चित्र दे रखा है इन्होंने। यह दुर्ग उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा अभेद्य
और दुर्गम दुर्ग कदाचित देश में दूसरा नहीं है। तो दूर से देखने पर जो रणथंभोर है वो आसानी से दिखता नहीं है, और इस दुर्ग के लिए कहा भी जाता है कि अन्य सभी दुर्ग नगन है, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। तो ये किसकी विशेषता है? रणथंभोर की। ये देखिए, ये पहाड़ों और घने वृक्षों दोनों से घिरा हुआ है। मतलब पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिनके बीच में ये बना हुआ है, और इसके साथ ही बहुत सारे वृक्ष हैं, वन के रूप में, वन। तो ये आसानी से दूर से क्या है, दिखाई नहीं देता। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है रणथंभौर दुर्ग की। एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का अद्वितीय दुर्ग स्थित है। दुर्ग का नाम रणथंभपुर है, रणथंभपुर। किले के निर्माण की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी राजाओं ने करवाया, जिन्होंने 600 वर्षों तक इस क्षेत्र पर एक छत्र राज्य किया। वर्तमान में यह दुर्ग, इसके आसपास का सघन वन क्षेत्र रणथंभौर बहाग परियोजना के अंतर्गत आ गया, जिससे इसके जीर्णोद्धार व संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। तो हालांकि कुछ एक फैक्ट इन्होंने बताए हैं इसमें। अब ये जैसे इसमें आपको लिखना क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये शिव पिंड पर रखे बील पत्र की भांति, ये कोई लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है इसमें कि यह दुर्ग उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं पड़ता। तो ये वही बात होगी कि अन्य सभी दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो इसमें कोई लिखने वाले जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये इस दुर्ग का नाम जो है वो रणथंभपुर है। इसका निर्माण इन्होंने करवाया। ये आप लिख सकते हैं। एक दो बातें जो मैंने आपको बताई वो आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जालोर दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान के सोनगरा चौहानों के अतुल शौर्य के लिए प्रसिद्ध जालोर दुर्ग देश में अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान गुजरात और राजस्थान की सीमावर्ती पहाड़ी पर व्यापारिक सामरिक महत्व का क्षेत्र होने के कारण यह निरंतर हमलावरों का केंद्र रहा है। तो आपको जब राजस्थान का जो दिल्ली के सुल्तान थे, तो उनके साथ संबंधों का जो आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको इस जालोर दुर्ग के बारे में वहां बताया भी था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1311 में जालोर दुर्ग को विजिट करेगा। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, तो राजस्थान में यहाँ जालोर दुर्ग, और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को विजिट कर देता है और इस दुर्ग का नाम बदल के रख देता है जलालाबाद। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर, तो मैंने आपको ऊपर सुवर्णगिरी भी बताया था, सुवर्णगिरी या सोनगिरी, ये दोनों ही नाम है, आप इनमें से कोई भी ध्यान में रखें चाहे, ये दोनों याद रखिएगा, सुवर्णगिरी पहाड़ी या सोनगिरी। पर समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध जालोर का दुर्ग अभिमान से खड़ा है। पहाड़ी के शीर्ष पर 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान है। पहाड़ी के ऊपर, जैसे ये कोई पहाड़ी है इस प्रकार से, तो पहाड़ी के ऊपर ये समतल मैदान बताया है। 3 दरवाजों को पार कर चौथे मुख्य द्वार से प्रवेश किया जाता है। इस दुर्ग का निर्माण निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने 10वीं सदी में करवाया था। यह लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्ग में कई हिंदू व जैन देवालय और बुर्ज आदि बनाए गए हैं। दुर्ग पर मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। दुर्ग में अतुलित जल भंडार के कुएं कुंड आदि बनाए गए हैं। तो इसमें लिखने वाले जो पॉइंट हैं कि यह जालोर दुर्ग के बारे में सोनगरा चौहानों के लिए प्रसिद्ध है, यह वाला पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। और इस पैराग्राफ में मुस्लिम पीर मलिक शाह जी की जो मस्जिद है यहां तक, ये वाला। जालोर दुर्ग पर लगभग 13वीं सदी तक परमार राजाओं का अधिकार था। यह दुर्ग दुर्ग प्राचीरों के कुछ भाग को छोड़कर अब भी अच्छी स्थिति में है। प्राचीर वही है, दीवार की बात कर रहे हैं। ये रहा जालोर दुर्ग। ये जालोर दुर्ग का चित्र है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ के बारे में एक लाइन है, वो आपने सबने सुनी होगी कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। कि गढ़ तो वास्तव में कौन सा है? चित्तौड़ ही है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है चित्तौड़ की विशेषता में। मेवाड़ की राजनीति का केंद्र चित्तौड़गढ़
उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। तो चित्तौड़ के किले का निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था? 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा। देखिए, एक व्यक्ति का नाम और आता है चित्रांग, चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है, चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य। तो इसके द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। और उसके बाद प्रतिहार, परमार, सिसोदिया शासकों के द्वारा भी इसके निर्माण में अभिवृद्धि की गई। इनके द्वारा भी समय समय पे जो इनमें निर्माण कार्य करवाया गया। चित्तौड़ का किला मेसा का पठार यानी मेसा की पहाड़ी पर स्थित है। यह महत्वपूर्ण है, जो कि एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि निर्मित है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया गया था। यहाँ अनेक भवन, मंदिर, स्तंभ आदि बनवाए गए, जो भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। महाराणा कुंभा ने अपने राज्यकाल में लगभग 32 नए किलों का निर्माण करवाया, जो कि कुंभाकालीन भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। इस पॉइंट के बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो सामलदास हैं वो अपने वीर विनोद में कहते हैं कि मेवाड़ के 84 किलों में से 32 का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। ये चित्तौड़गढ़ आपके सामने ये बना हुआ है डायग्राम। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तरी पूर्वी कोण पर कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगतियान चबूतरे पर बना हुआ है। यह 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला स्मारक अपनी कारीगरी का सुंदर उदाहरण है। इस स्तंभ पर प्रतिमाएं उत्कीर्ण है, इसका मतलब हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी हुई है। इससे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश या विश्वकोश कहना उचित होगा। देखिए, मैंने राणा कुंभा के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आपको जो राजस्थान का इतिहास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, राजस्थान का इतिहास, उसमें आप राणा कुंभा का टॉपिक देखिएगा। 30-35 मिनट का वीडियो है। उसमें विजय स्तंभ के बारे में डिटेल में खूब बता रखा है आपको। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये सिंपल फैक्ट हैं, इनमें ये आपके कंप्लीट हो गए। इसकी ऊंचाई वगैरह क्या है, ये विजय स्तंभ का चित्र भी आपके सामने बना हुआ है। इसके बाद में है कि आर.सी. अग्रवाल ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की है। इनमें शिल्पी जयिता और उसके पुत्रों नापा, पोमा, पूंजा, भूमि, चुथी, बलराज आदि का वर्णन मिलता है। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखें। फेमस जो इसमें गिने जाते हैं कि जैता और उसके पुत्र नापा, पूंजा और पोमा, ये नाम आते हैं। लेकिन इसमें आपको भूमि, चुथी और बलराज इनके नाम भी आए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस स्तंभ का निर्माण 1440 से प्रारंभ होकर के सन 1448 में पूर्ण हुआ। तो इसके साथ ही ये क्यों बनाया था राणा कुंभा ने? देखिए, जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, किसके साथ? गुजरात के महमूद खिलजी के साथ। ये जैसे राजस्थान है तो यहां मेवाड़ है और ये था मालवा, इधर था गुजरात। तो 1437 में राणा कुंभा का सारंगपुर का युद्ध होता है गुजरात के महमूद खिलजी के साथ। तो इसमें राणा कुंभा विजित होते हैं और इस विजय की स्मृति के तौर पर इन्होंने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। स्थापत्यविद पर्सी ब्राउन की मान्यता है कि मुस्लिम कारीगरों ने भारतीय स्थापत्य के पारंपरिक आकारों व स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकतानुरूप संशोधन कर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया, जिसे इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। तो ये पर्सी ब्राउन ने कहा है, इनका मानना है। तो ये लाइन भी आप ध्यान में रखें कि जो मुस्लिम कारीगर हैं, इन्होंने भारतीय स्थापत्य के पारंपरिक आकारों और स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकतानुसार संशोधित कर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया, जिसे इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। जो भारत में जो यहाँ के लोगों के द्वारा जो बनाई गई निर्माण कार्य हैं, इमारतें थीं, उनमें संशोधित करते हुए कुछ मुस्लिम टच देते हुए जिस शैली का निर्माण किया गया, उसे इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। अब बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला के बारे में।
राजस्थान चित्र शैली के प्राचीन ऐसे सहचित्र ग्रंथ सामने आए हैं जिसमें राजस्थानी चित्र शैली का आरंभिक स्वरूप निखरता दिखाई देता है। इन ग्रंथ चित्रों में लौट चंद्रा, मर्गावती, गीत गोविंद, चोर पंचासिका, नायक नायिका भेद, चावंड रागमाला आदि ग्रंथों में राजस्थानी शैली का परिष्कृत रूप निखरने लगा। ये चित्रित ग्रंथों के नाम बताए गए हैं। रसिक प्रिया, रामायण, भागवत, पुराण चित्रों में यह मौलिक रूप में दिखाई देती है। तो ये राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित चित्रित ग्रंथ हैं। लोर चंद्रा, मर्गावती, गीत गोविंद, चोर पंचासिका, नायक नायिका भेद, चावंड रागमाला, तो इत्यादि जो नाम हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में इधर ये कुछ नाम भी दे रखे हैं। राजस्थान में चित्र निर्माण की प्रमुख शैलियां निम्न है। जैसे मेवाड़ शैली है तो उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड ये सब मेवाड़ शैली की उप शैलियों में आते हैं। मारवाड़ शैली है सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हाड़ौती में हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाएगा। ढूंढाड़ शैली में जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी ये सब आ जाएगी। किशनगढ़ शैली में अजमेर, किशनगढ़ ये आ जाएगा। देखिए इस पर भी वीडियो बना रखा है मैंने। जो राजस्थान की चित्रकला है इस पर भी कंप्लीट वीडियो बना रखा है। राजस्थान की कला और संस्कृति के नाम से जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको राजस्थानी चित्रकला का वीडियो मिल जाएगा। वो भी मैप के माध्यम से समझा रखा है, उसको आप देखना चाहें तो निश्चित रूप से देखें। रसिक प्रिया, रामायण, भागवत, पुराण चित्रों में यह मौलिक रूप में दिखाई देती है। चोर पंचासिका व चावंड रागमाला ग्रंथों को कला इतिहास विज्ञों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ चित्र माने हैं, जिनका समय लगभग 16वीं शताब्दी पूर्व माना गया है। ये जो चित्रित ग्रंथ है चोर पंचासिका और चावंड रागमाला। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मुगल चित्रकार राजसी संरक्षण हेतु इधर उधर राज्यों की ओर चले गए, जिससे मुगल काल की दरबारी चित्रकला शैली का प्रभाव कांगड़ा, राजस्थान, बंगाल, बिहार और तंजौर व गोलकुंडा की कला पर दिखाई देता है। क्योंकि मुगल साम्राज्य का जैसे जैसे पतन हो गया, अब जैसे औरंगजेब है तो उसने तो सारे संगीत कला सब क्या है दफन करवा दिए थे कि मेरे राज्य में मेरे कुछ भी नहीं होगा। ये कला, संस्कृति, संगीत, पेंटिंग सब चीजें दूर कर दी उसने, सब चीजें समूल रूप से नष्ट की। कोई भी नई चीजों को आने नहीं दिया। जो पेंटिंग थे, चित्रकार थे, वो सब बेचारे भागे, निकल निकल के छोड़ गए। तो अब छोड़ के जाएंगे कहाँ? अलग अलग राज्यों में चले गए जहाँ की रियासतों ने उनको संरक्षण दिया। तो अब वहां जो निर्माण कार्य होगा, वहां जो ये चित्रकार हैं ये अपनी चित्रकला शैली से कुछ ना कुछ चीजें निर्मित करेंगे, बनाएंगे, तो वहां इनका प्रभाव दिखेगा। मुगल चित्रकारों ने वहां जाकर स्थानीय कलाकारों और चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नई शैली को जन्म दिया जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। कुछ चित्रकार राजपूताना की रियासतों मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावटी क्षेत्रों में गए, जहां स्थानीय शासकों के संरक्षण में कार्य करते हुए उन्होंने आकारों की मौलिकता को बनाए रखा। जैसा कि आपको बताया कि चित्रकार जब यहाँ से गए मुगल दरबार से छोड़ छोड़ के, तो उनको जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उन्होंने क्या दिया? संरक्षण। और वहां रहते हुए उन्होंने अपनी कला को फलीभूत किया। अब जैसे बनी ठनी का जो किशनगढ़ का फेमस चित्र है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है, भारत की मोनालिसा कहते हैं इसे, इस चित्र को, बनी ठनी। परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्रीय शैलियां विकसित हुई, किंतु चित्रों की सामान्य विशेषताएं, रंग, विषय वस्तु आदि में परिवर्तन होने से रायकृष्ण दास ने राजपूताना राज्य में पल्लवी चित्रकला को राजस्थानी चित्र शैली का नाम दिया, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये जो पूरा चित्रकला का वीडियो बना रखा है उसमें भी आपको बताया है ये कि रायकृष्ण दास ने जो यहाँ की चित्र शैली को क्या नाम दिया? राजस्थानी चित्र शैली नाम दिया। और सर्वाधिक रूप से मान्य नाम कौन सा है यहाँ की चित्र शैली के लिए? राजस्थानी चित्र शैली। तो वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट आ गया ये। राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित रही है। 17वीं सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं राजस्थान के मंदिर। स्तूपों और मंदिर के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है। ऐसा मानना है कि भारतवर्ष में शिखर मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ उत्तर गुप्त काल में हुआ।
जिनका विकास गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य व पाल शासकों के काल में होता रहा। मंदिर शब्द से क्या तात्पर्य है? वह स्थान जहां हम अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं। मंदिर का तल छंद, भूमि तल विस्तार, ग्राउंड प्लान मुख्यतः प्रवेश मंडप, फिर सभा मंडप और फिर गर्भगृह में विभाजित होता है। इसकी जानकारी के लिए साथ में दिए गए चित्र को देखें। अब ये देखिएगा दोस्तों, जैसे एक मंदिर है तो इसमें इनके नाम बताए गए हैं, जगह जगह की किस किस स्थान का क्या क्या नाम है। ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये आपको शिखर नजर आएगा, ये है कलश सबसे ऊपर, आमलक, यहाँ ये जो भाग है संवरण, ये आगे वाला भाग उरस, राधिका, ये जो आपको इस तरह का छज्जा सा दिखाई दे रहा है, स्तंभ, ये स्तंभ है, फिर ये पीठ, कक्षासन पीठ, प्रवेश द्वार हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, वेदिका, जंगा भाग, पीठ, ये मंडोवर। तो ये इस प्रकार से है। तो ये हो गया कि मंदिर का जो भूमितल विस्तार है वो कौन सा है। पहले प्रवेश मंडप, जैसे एंट्री का जो होता है प्रवेश मंडप है, फिर सभा मंडप है, गर्भगृह में विभाजित होता है ये चित्र। इसका उधर विस्तार पीठ, मंडोवर और शिखर आदि में विभाजित होता है। ये शिखर है, ये मंडोवर है और ये पीठ है। गुप्तोत्तर युग से आज तक मंदिर बनाने की यही शास्त्रीय परंपरा रही है, जिनके निर्माण में शिल्प शास्त्र के नियमों का अनुसरण किया जाता है। राजस्थान में मध्यकाल में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, कई तो आपने स्वयं भी देखे होंगे। तो अब कई मंदिरों के बारे में बताया जाएगा। ये देखिए जो आपको ऊपर नाम बताए थे, प्रवेश मंडप, ये सीढ़ियां, फिर ये प्रवेश मंडप, ये स्तंभ है, ये है कक्षासन, सभा मंडप है ये बीच में, गर्भगृह जहाँ मूर्ति स्थापित होती है। तो ये शैली आपने बहुत से मंदिरों में देखी होगी, एंट्री, फिर बड़ा सभा मंडप और लास्ट में दर्शन के लिए मूर्ति। तो यही है मंदिर का तल छंद विन्यास, मतलब जो बेसिक ग्राउंड फ्लोर पे जो आप देखते हैं। तो अब यहाँ एक चित्र दिया गया है रणकपुर के जैन मंदिर, कहाँ पर है? पाली में, और बहुत फेमस माने जाते हैं ये। राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिरों की सूची दी जा रही है यथा, जैसे मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। मेवाड़ में कौन कौन से हैं? जगदीश मंदिर, कहाँ पर है? उदयपुर में। सास बहू का मंदिर, नागता उदयपुर में। देखिए सास बहू जैसा कि मेवाड़ में हम पढ़ते हैं, दरअसल ये जो कि बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था, सहस्त्र बाहु नाम था इसका, विष्णु का मंदिर था ये सहस्त्र बाहु। और समय के साथ ये अपभ्रंश होते होते सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सास बहू, सास बहू, सास बहू। तो सहस्त्र बाहु से चेंज होते होते इसको मुक्सुक भी कहते हैं हिंदी में, कि जो शब्द हमें बोलने में मुश्किल लगते हैं वो समय के साथ साथ चेंज होते होते अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। तो सहस्त्र बाहु से चेंज होते होते में क्या बन गया? सास बहू का। लेकिन वहां ना कोई सास है ना कोई बहू है, ये विष्णु का मंदिर है सहस्त्र बाहु। नागदा उदयपुर में, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, श्री एकलिंग नाथ जी का उदयपुर में, ऋषभ देव जी का उदयपुर में। तो ये मेवाड़ के हैं। मारवाड़ के कौन कौन से हैं? देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? आबू में, सिरोही में। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में। फिर है बाड़मेर के कौन से मंदिर हैं? किराड़ू के मंदिर। जोधपुर में ओशिया के मंदिर, जैसलमेर के जैन मंदिर। इसके बाद है जैन मंदिर रणकपुर पाली। तो ये तो हो गया, ये ऊपर ही हो गया था, रणकपुर के जैन मंदिर हैं, ये फिर से टाइप हो गया इनका। हाड़ौती क्षेत्र के कौन कौन से मंदिर हैं? बारडोली रावत भाटा, भंड देवरा बारा, बूंदी का कमलेश्वर महादेव, झालावाड़ का झालरा पाटन में। शेखावटी जयपुर क्षेत्र के कौन से है प्रमुख मंदिर? आभानेरी कहाँ है? दौसा में। खाटू श्याम जी सिक्कर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। तो इस प्रकार से इन्होंने फेमस फेमस मंदिर बता रखे हैं। तो फिर से देख लीजिए इनको कौन कौन से हैं। मेवाड़ के कौन कौन से हैं? जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहू नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का राजसमंद, एकलिंग नाथ जी उदयपुर, ऋषभ देव जी उदयपुर। फिर मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही,
रणकपुर का जैन मंदिर पाली में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, ओशिया के जोधपुर में, जैसलमेर के जैन मंदिर। इसके बाद हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? रावत बाटम बारडोली, भंड देवरा बारा में, कमलेश्वर महादेव बूंदी, झालरापाटन झालावाड़ में। फिर शेखावाटी जयपुर क्षेत्र के कौन से हैं? आभानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी सीकर और गोविंद देव जी जयपुर। ये देखिए कुछ मंदिरों के चित्र है, जैसे बारडोली के मंदिर। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, बारडोली के मंदिर बने हुए हैं ये मंदिर कैसे बनते थे? कौन इन्हें बनाने के लिए पूंजी देता था? ये किस उद्देश्य से बनते थे? आइए अब इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों और श्रेष्ठी संघों द्वारा समय समय पर करवाया जाता था। श्रेष्ठी संघ कौन से? जैसे जो व्यापारी वगैरह होते थे। कभी कभी मंदिर बनाने वाला अपना बड़प्पन भी दिखाना चाहता था। मंदिरों की देखरेख के लिए स्थानीय शासकों द्वारा व्यवस्था की जाती थी। सरकार द्वारा सुरक्षित देवालयों की पूजा अर्चना का दायित्व वर्तमान में देव स्थान विभाग के द्वारा किया जाता है। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए अलग अलग समय पे, जैसे कई व्यापारी में हैं, किसी व्यापारी के द्वारा बनाया गया, कोई जैन व्यापारी हुआ है उसके द्वारा बनाया गया है। कई बार कोई सेठ हो गया, जैसे बहुत बड़ा सेठ है पैसे वाला, तो लोगों के लिए अब उसके मन में इच्छा होती है कि मैं कुछ करूं, कि लोग मेरे नाम से मुझे याद करें कि ये इस आदमी ने बनवाया था। या कहीं ना कहीं ये लिखा है कि अपना बड़प्पन भी दिखाना चाहता था, तो कुछ खर्च करते थे ये। तो खर्च करने के लिए क्या करते? इसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए कोई बावड़ियां हैं, तालाब हैं, तो उसी प्रकार से मंदिरों का निर्माण भी करवाते थे। कई महाराजा, रानियां, जागीरदार या इनके द्वारा बनवाए जाते थे। अब बात करते हैं राजस्थान की मूर्तिकला। गुप्तकालीन भारतीय मूर्तिकला के आदर्श तत्वों ने कला को नया रूप प्रदान किया। गुप्त युगीन मूर्तिकला परंपरा के प्रभाव से राजस्थान प्रभावित रहा है। इस समय राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि धर्मों के प्रचार प्रसार के साथ साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसलिए राजस्थान में उपयुक्त धर्मों के देवी देवताओं के देवालय और प्रतिमाओं का पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया गया। राजस्थान में मूर्तियों से अलंकृत देवालयों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में हुआ है, किंतु प्रतिहारों का योगदान सर्वाधिक रहा है। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह और मानवीय प्रतिमाएं पर्याप्त मात्रा में निर्मित हुई है। इन प्रतिमाओं में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर व अनुग्रह मूर्तियों को पर्याप्त उत्कीर्ण किया गया है। तो ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं इन मूर्तियों के। ये देखिएगा, ये महिषासुर मर्दिनी जगत उदयपुर में, महिषासुर मर्दिनी ओशिया जोधपुर में, त्रिविक्रम नागदा उदयपुर में। तो ये कई मूर्तियों का निर्माण है। वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय सदी में नगरी के अभिलेख विवरण से मिलता है। नगरी ये किसकी बात कर रहा है? चित्तौड़ की। वैष्णव प्रतिमाओं में दशावतार प्रतिमाएं, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की प्रतिमाओं में वैकुंठ, अनंत, त्रैलोक मोहन इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उत्कीर्ण की गई है। तो ये वैष्णव से संबंधित है। पूर्व मध्य काल में शाक्त मत का व्यापक प्रसार था। परिणाम स्वरूप कई शाक्त देवालयों का निर्माण हुआ। इन देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं की प्रधानता है। तो ये आपको जो ऊपर एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, ये चित्र दिखाए गए हैं, ये शाक्त मत के हैं। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ है? महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं, तो वो आपका क्वेश्चन बन सकता है जगत उदयपुर में, ओशिया जोधपुर में और नागदा उदयपुर। पूर्व मध्यकाल में शाक्त मत का व्यापक प्रसार था। परिणाम स्वरूप कई शाक्त देवालयों का निर्माण हुआ। इन देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं की प्रधानता है। तो ये बारडोली के अंदर विष्णु जी की मूर्ति है, शेरशाही, मतलब सैया पर जो लेटे हुए हैं विष्णु जी। और नटराज की बारडोली में मूर्ति है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मूर्तिकला से संबंधित विवरण है। नेक्स्ट आता है कि सूर्य मत का प्रभाव 8वीं से 9वीं शताब्दी में देखा जा सकता है। ओशिया, वरमान, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़, उदयपुर में आज भी सूर्य मंदिर स्थित हैं। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं इनके प्राचीनतम उदाहरण हैं।
मीरपुर, अबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया में जिन्यालयों के निर्माण की परंपरा इसके सुंदर उदाहरण हैं। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है कि कौन से मंदिर किन किन स्थानों पे हैं। ये देखिए, जैसे कल्याणपुर में कौन सा शिवलिंग है? चतुर्मुखी, चारमुखी शिवलिंग। इस युग की हिंदू व जैन प्रतिमाओं के निर्माण में भारतीय प्रतिमा विज्ञान के नियमों का अनुसरण किया गया है। प्रतिमाओं में आभूषण, परिधान, केश विन्यास, विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्ण प्रतिमाएं इस युग की मूर्ति कला की प्रधान विशेषताएं हैं। तो विष्णु मंदिर कहाँ है, शिव मंदिर कहाँ है, शाक्त के कहाँ है, सूर्य के कहाँ है, तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है इनके। मीरपुर, अबू, देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़, ओसिया में जिन्यालयों के निर्माण की परंपरा, यानी जैनों के जो है मंदिर। जिनालयों से मतलब जैनों के आले। नेक्स्ट आता है हवेलियां। राजस्थान में हवेलियों के निर्माण की स्थापत्य कला भारतीय वास्तुकला के अनुसार रही है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद की स्मृति के साथ ही शेखावाटी के श्रेष्ठों यानी जो व्यापारी वर्ग ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा ही डाल दी। श्रेष्ठों मतलब व्यापारी, सेठ। शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। ये देखिए, जैसलमेर के अंदर कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? पटुओं की हवेलियां। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ की विशाल हवेलियां हवेली शैली स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैसलमेर में सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली तो पत्थर की जाली और कटाई के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हैं। तो वास्तव में बहुत सुंदर ये हवेलियां बनी हुई है। इनमें इतनी सुंदर नक्काशी की गई है इनको बनाने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसे सालम सिंह की है, नथमल की, पटुओं की, ये हवेलियां कहाँ हैं? जैसलमेर में। करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपने कलात्मक कार्यों के कारण बेजोड़ गिनी जाती हैं। नेक्स्ट आता है छतरियां। तो देखिए, राजाओं की मृत्यु होने के बाद में जो बनाई जाती थी उनको छतरियां कहते थे। आप चाहे उनका स्मारक कह लीजिए। या राजस्थान में राजाओं का राज्य रहा और यहाँ का श्रेष्ठी वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, सेठ वर्ग है, वो संपन्न रहा। अतः मरणोपरांत उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए जिन्हें छतरियों और तेवल के नाम से जाना जाता है। अब जैसे बूंदी की छतरी है 84 खंभों की छतरी, अलवर में मुंशी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटोर में ईश्वर सिंह की छतरी। ये सब छतरियां फेमस है। आपको इनका नाम ध्यान में रखना है कि किस किस जिले में स्थित है। यह पर्टिकुलर कोई स्थान से रामगढ़ की है, गेटोर में है, जोधपुर में जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा बहुत सुंदर है, खूबसूरत रूप से बना हुआ है। उदयपुर में आयड की छतरियां, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों का स्थापत्य सौंदर्य देखते ही बनता है। तो ये सब नाम है छतरियों के। ये जैसे शेखावाटी की छतरियों का भी दे रखा है इन्होंने। शेखावाटी की छतरियों में चित्रित मानव जीवन के विविध दृश्य अति आकर्षक हैं। राजाओं पर बने स्मारक भी इस क्षेत्र में संख्या में अधिक है। सीकर के शासकों देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह की विशाल छतरियां सीकर में बनी हुई है। माधो सिंह, कल्याण सिंह और हरदयाल सिंह की छतरियों की सादगी, विशालता, उन्नत अधिष्ठान आदि इनके मूलभूत तत्व हैं। शेखावाटी की छतरियां शेखावत काल के वीरों का मुंह बोलता इतिहास है। रामगढ़ शेखावटी धनाढ़ सेठों की नगरी कहलाती है। सेठ देश विदेशों से में व्यापार से संचित अपार धन का सदुपयोग बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियों के बनवाने में करते थे। राम गोपाल पोदार की छतरी शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। अभी कितने महत्वपूर्ण फैक्ट आ गए। राम गोपाल पोदार की छतरी शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है। इसके अलावा ये कई छतरियों के नाम है। कौन सी? धनाढ़ सेठों की। शेखावाटी धनाढ़ सेठों की नगरी कौन सी है? रामगढ़ है। सीकर में किन किन की है? देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह पर विशाल छतरियां बनी हुई है यहाँ के शासकों पर। अब बात करते हैं अलवर की छतरियों के बारे में। अलवर की छतरियां। अलवर के नेड़ा अंचल की छतरियों में कला और शिल्प का अनूठा संसार चित्रित है। ये भित्ति चित्रण की तात्कालीन दक्षता के साथ शिल्प कला के वैशिष्ट्यों को भी दर्शाती हैं। अब बात करते हैं मंडोर की छतरियां। लंबे समय तक मारवाड़ की राजधानी रहे मंडोर में स्थापत्य कला की नक्काशी से युक्त विशाल देवल व पास ही बने पंचकुंडा में भव्य छतरियां भी है जो मंडोर के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं।
तो मंडोर की छतरियां ये भी कहाँ है? जोधपुर में ही है। जो मंडोर आता है वहां आपको दिख जाएगी। ये अलवर की छतरियां बनी हुई है ऊपर, ये मंडोर की छतरियां हैं। मंडोर में देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक हैं, जिनमें राम, मालदेव से लेकर के तख्त सिंह तक के मारवाड़ के शासकों के विख्यात स्मारक हैं। राम, मालदेव, तख्त सिंह, ये स्मारक लाल घाटू के पत्थरों से निर्मित है, जिन पर पाषाण के शिल्पियों की सुंदर तक्षण कला स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। विशालकाय देवलों में महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह और तख्त सिंह के देवल तो यहाँ की विशेष निधि बन गए हैं। तो ये सब छतरियां हैं। अब ये मंडोर में किन किन की छतरियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। देवल के नाम से जो है ये स्मृति स्मारक हैं, ये देवल के नाम से जाने जाते हैं, देवल। इनमें राम, मालदेव, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह, और लाल पत्थरों से निर्मित है। तो ये जसवंत सिंह, अजीत सिंह, तख्त सिंह, ये कई बनी हुई है यहाँ पे। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब क्या देखते हैं शब्दावली क्या है। ताड़ पत्र, ताड़ के वृक्ष का पत्ता। खरल, पत्थर की वह कुंडी जिसमें चीजें कूटी जाती है, जिसमें कूटने के काम में लिया जाता है, ये कोई भी चीज कूटनी हो। मकबरा, वह इमारत जिसमें किसी की कब्र हो, जैसे आपको ऊपर बताया था। प्राचीर क्या होती है? चार दीवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटुओं की हवेलियां हैं कहां पर है? अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ये, जैसलमेर में। देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं तो आबू में है ये, सिरोही, जोधपुर, जसपुर, उदयपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा सिरोही। नेक्स्ट है कि आपको मिलान करना है, कुंभलगढ़ कहां पर है? तो राजसमंद में, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सोनारगढ़, जैसलमेर और गागरोन झालावाड़ में। अब क्या है क्वेश्चन, आपको जवाब देने हैं। परकोटा और प्राचीर क्या है? दुर्ग किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? चित्रशैली क्या होती है? पोथी चित्रशैली की क्या पहचान है? राजस्थान की मूर्ति कला की प्रसिद्ध प्रतिमाएं कौन कौन सी है? मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? राजस्थान चित्रशैली से क्या तात्पर्य है? और जैन मंदिरों के किसी एक केंद्र का विवरण लिखें। आपको जवाब किनका देना है वो आपको बता देता हूं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन तीन क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो के शुरू में भी जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो आपको बताना है कि हरावल और इसके साथ ही चंदावल ये क्या होते हैं दोनों, इनका जवाब बताइएगा। और ये जो तीन क्वेश्चन पूछे हैं इनका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।